लाभकारी व्यापार हो रहा है। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये मामला आ रहा है, जिसमें सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अब से थोड़ी ही देर पहले हम आपको बता रहे थे कि मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में आज फैसला आना है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट का ये फैसला आया है, जिसमें मालेगांव बम ब्लास्ट से जुड़े हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताएं कि सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। एनआईए की स्पेशल कोर्ट का ये फैसला आया है। अब से थोड़ी ही देर पहले हम आपको बता रहे थे कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आना है। तो आज 17 साल बाद कोर्ट ने आखिरकार ये फैसला सुनाया है, जिसमें 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी शामिल था। उनके साथ सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपी बरी हो गए हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां मालेगांव ब्लास्ट में सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां एनआईए के स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है, जहां सभी 7 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट के माध्यम से बरी कर दिया गया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी शामिल था। बहुत ही लंबी ये एक कार्रवाई थी। 17 और जो आपका जो आतंकवाद का विषय था, ऐसा कोई विषय है नहीं। और कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि 17 साल के बाद कि ये कोई घटना इन लोगों से की गई नहीं है। हो उशीर लागला, पण कसं होतं की व्हॉल्युमनस विटनेस होते, 325च्या जवळजवळ विटनेस होते, ते सगळं घेण्यासाठी वेळ लागला। परंतु ज्या पद्धतीने सगळा हा राजकीय हेतू पुरस्कार वाद सुरू होता, हा त्या काळातला एनसीपी आणि काँग्रेसने केलेला षडयंत्र होता। काही दुसऱ्या पक्षांनी समोर येऊ नये ह्याच्याकरिता होलं, बाकी तर दुसरं काही नाही। ओनली पॉलिटिकल नैरेटिव है। मैं एक्यूज नंबर 11 का वकील हूँ। रंजित नायर नाम है मेरा। रंजित नायर। रोल आपल्यासोबत आरोपींचे वकील रणजित नायर आहेत। रणजितजी, सविस्तर सांगा कशा रीतीनं न्यायालयाने निकाल सुनावला आणि काय काय न्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे। न्यायाधीश साहेबांनी सगळे लाईव्ह चालू आहे यार। तो आपको बता रहे थे कि किस तरह से मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अधिवक्ता की बाइट भी हम आपको सुना रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 17 साल बाद कोर्ट का ये फैसला आया और 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इन 7 आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी शामिल था और उनके समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है। फैसला सुरक्षित रखा गया था। पिछली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया और आज फैसला सुनाया गया। मालेगांव बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये मामला। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मुंबई से योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, 17 साल बाद एनआईए की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। देखिए, इसमें जो अगर आप देखें तो 3 एजेंसियां जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस के अलावा जो महाराष्ट्र पुलिस है बेसिकली, इसके अलावा एटीएस और एनआईए जो है, अलग अलग एजेंसी जो है इस मामले में जांच का फैसला इसलिए भी कहेंगे क्योंकि जो ओवरऑल अगर आप आर्गुमेंट देखें तो 300 से ज्यादा विटनेस जो है थे वो डिपोज किए गए थे। इसके अलावा जो थ्योरी थी बेसिकली अगर आप देखें तो एटीएस और एनआईए की थ्योरी जो थी वो कंट्राडिक्टरी थी। इसी वजह से बाद में एनआईए ने मकोका जो है वो भी हटाया था इस मामले में। अगर आप सिर्फ लीगल अगर एस्पेक्ट की बात करें तो जो आर्गुमेंट्स रहे वो बेसिकली इसी विषय पर रहे कि जो एटीएस की तरफ से जो अक्टूबर 2008 में जब एटीएस ने जांच जब शुरू की थी बेसिकली, तब जो एविडेंस वहां पे मिले थे, जिसमें कि करीब 30 क्रूशियल एविडेंस थे, इंक्लूडिंग जो व्हीकल जो एलएमएल फ्रीडम जिसकी बात शुरू से की जा रही है, उसके अलावा जो वहां पे जो फॉरेंसिक चीजें मिली थी। अगर आप ओवरऑल देखें तो इनके आधार पे ये केस तैयार किया गया था। लेकिन बाद में कई सारे एक्यूज जो हैं उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि जो है उनको टॉर्चर करके जो स्टेटमेंट जो है वो लिए गए थे और उस स्टेटमेंट के आधार पे भी आर्गुमेंट चला। लेकिन बाद में जब एनआईए इस मामले में आई तो कई सारे लूपहोल्स जो थे वो एटीएस की थ्योरी में इसमें दिखे थे, जिसके बाद की एनआईए ने फिर से 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो एनआईए ने फिर से लिया था कुछ एक्यूज का, और उसके आधार पे फिर ये केस जो है वो सुनवाई शुरू हुई थी। प्रोसिक्यूशन के केस में कई सारे लूपहोल्स थे, उसी का आप कह सकते हैं कि उसी का नतीजा जो है आज जजमेंट में आया है। हालांकि डिटेल जजमेंट जो है वो थोड़ी देर में जो है वो बाहर आएगा, अभी तो ऑपरेशनल पार्ट है वो आया है।
तब ये चीजें जो है और इस पर स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा अगर अपने डाउन रहा, अगर आप शुरू से देख लें तो काफी जो है वो लीगली काफी स्ट्रांग रहा, एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिचुएशन था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके के आर्गुमेंट दिए गए थे प्रोसिक्यूशन साथ में डिफेंस की तरफ से, उसके हिसाब से। इसके अलावा कई हम देखे थे जब ट्रायल चल रहा था उस वक्त किस तरीके से, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, चाहे वो कर्नल पुरोहित हो, चाहे अनेक जिन्होंने कहा था कि किस तरीके से उनको बात दिया गया, जबरदस्ती जो है बयान दिया गया। एक चीज आप ये भी ध्यान में रखिए, कई सारे इस बात को कहा था कि 2009 का लोकसभा चुनाव जो है वो उस वक्त होने वाला था और उसकी वजह से एक हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी है उसको जो है बेसिकली क्वाइन करने की कोशिश की गई थी और इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो प्रोसिक्यूशन के केस में कई सारे लूपहोल तो शुरू से थे, हालांकि अभी ऑफिशियली जो है जो लॉयर्स हैं वो धीरे धीरे भी कोर्ट के बाहर फिर वो बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि लीगल पर्सपेक्ट में क्या क्या चीजें हुई वो भी साफ होगा। लेकिन हाँ, अभिनव भारत की जो थ्योरी थी जो कि एटीएस ने शुरू की थी, वो थ्योरी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो पूरे थ्योरी में पिन हो गया है अब, और वो थ्योरी जो है वो कोर्ट में सर्वाइव नहीं कर पाई। जी योगेश, वो कौन से 7 नाम हैं जो आज बरी हुए हैं? क्योंकि 17 साल की एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद आज उन्हें एनआईए के विशेष कोर्ट के माध्यम से बरी किया गया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी शामिल है। देखिए, अगर आप 7 नाम की बात करेंगे तो एक तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, दूसरे कर्नल पुरोहित हैं, रमेश उपाध्याय हैं, समीर कुलकर्णी हैं, अजय राहिरकार हैं, सुधाकर द्विवेदी हैं और सुधाकर चतुर्वेदी हैं। ये जो है ये 7 नाम हैं। कर्नल पुरोहित को बाद में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट से जो है इनको बेल भी मिली थी और तब भी ये जो है चर्चा तब भी उठी थी कि जो पूरा जो मामला है, इस मामले में कोई जो लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं जो है एजेंसी एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में उन्होंने कहा ही था जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह थे, उन पर कई संगीन आरोप उस वक्त लगाए गए थे कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया था और काफी सारे जो है आउट ऑफ कोर्ट जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट हुए थे। लेकिन आप पर्टिकुलर अगर आप बात करें कि थ्योरी क्या थी, तो देखिए एटीएस की थ्योरी में उन्होंने रामचंद्र का सांगरा के भाई जो शिव नारायण और दोस्त श्याम साहू है उनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन एनआईए ने साफ कह दिया कि दोनों है वो साजिश का हिस्सा नहीं थे। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं टेकअवे जो है ये रहा। दूसरा अगर आप देखें तो एटीएस ने कहा था जगदीश महात्रे जिनको मकोका विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था, एनआईए ने उनको आरोपी नहीं बनाया था। इसके अलावा अगर आप आर्गुमेंट्स की बात करें तो जो स्टोरी थी, क्योंकि मकोका बेसिकली मकोका केंद्र में था, क्योंकि मकोका हो या यूएपीए हो या कई सारे ऐसे स्ट्रिंजेंट एक्ट रहते हैं जो काफी जो है स्ट्रांग रहते हैं, उसको कहीं ना कहीं जो है चूंकि वो कंट्राडिक्टरी था तो प्रोसिक्यूशन के केस में वो भी हुआ था। अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें तो देखिए यूएपीए का जो सेक्शन 16 था या फिर जो सेक्शन जो है 18 था या फिर आईपीसी का 120 पे जो कि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेसिकली होता है, सामूहिक षड्यंत्र अगर कोई बड़ी घटना होती है तो कई सारे उसमें एक्यूज जो है उनको एक साथ 120 के तहत दोषी माना जाता है या उनके खिलाफ जो ट्रायल चलाया जाता है। इसका 302, 307 जो आईपीसी की, क्योंकि तब बीएनएस नहीं आया था जब आईपीसी के तहत ये पूरा मामला चला था। तो आप देखें तो इसके अलावा 153 जो कि दो धार्मिक समुदायों को लेकर होता है, ये सब भी मामले लगाए गए थे। कोशिश ये की गई, हालांकि अब भी जजमेंट आ गया है तो ये कहा जा सकता है कि कोशिश ये की गई थी कि किस तरीके से दोनों का भी एंगल इसमें डाला जाए, और उसके बाद हमने देखा भी था कि सदन में किस तरीके से तो हिंदू आतंकवाद का जो है या भगवान आतंकवाद जो चोरी थी उसको धीरे धीरे करके मिनिस्ट्री में लाने की कोशिश की गई थी, हालांकि वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन अब इस मामले के बाद मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े पर्दे का जो है वो पटाक्षेप हो जाएगा बहुत बड़ी कहानी से कि किस तरीके से डेलिबरेटली या फिर किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी, लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। देखिए भावना, एक दूसरी बात ये भी है कि अगर ये लोग दोषी नहीं थे तो आखिरकार एक्चुअल में कॉन्स्पिरेसी किसने हैज की, किसकी ये साजिश थी कि 2009 के चुनाव से पहले हिंदुओं पर एक तरीके का दांव लगाया जाए। क्योंकि देखिए 26/11 का अगर आप अटैक देख लें, अगर मैं आपको रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको अटैक देख लें तो हम सबने देखा है कि किस तरीके से कसाब ने हाथ में तरीके से एक छवि बनाने की कोशिश की गई थी। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो समीर के नाम से जाना जाता और पूरी की पूरी वो यही कोई हो जाती कि हिंदुओं ने ये चीज किया है। और कई जो है पार्टी के बड़े नेता ने काफी बयान दिए थे और एक बुक भी रिलीज की गई थी। यानी कि आप समझिए कि पूरी कहानियों का डॉट तैयार था, सिर्फ डॉट को कनेक्ट करना बाकी था और एक पूरी कहानी बन जाती। अब जबकि एनआईए कोर्ट, विशेष एनआईए कोर्ट है, उसका जजमेंट आ चुका है, एक तरीके से सिर्फ इन एक्यूज जो है इनको क्लीन चिट नहीं मिली है, पूरी की पूरी थ्योरी जो है उसको
ध्वस्त कर दिया है इस कोर्ट के जजमेंट के बाद। भावना। बिल्कुल योगेश, एक थ्योरी को ध्वस्त किया गया है जो जजमेंट साफ तौर पर बता रहा है। आपने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया जिस समय में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था और उसके आसपास चुनाव थे, तो क्या अब इस थ्योरी पर भी जोर दिया जाएगा कि उसी के तहत एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिसकी वजह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ साथ अन्य जो 7 लोग थे उन्हें आरोपी बनाया गया। हालांकि आज जो फैसला आया है उसके दौरान उन 7 लोगों को बरी किया गया है। देखिए, अगर आप देखें तो ऐसे एक केस नहीं है, कई सारे केसेस, क्योंकि मुंबई में हम लोगों ने जितने भी केसेस कवर किए हैं, खास करके ऐसे केस जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव है, चाहे आप सोहराबुद्दीन शेख का केस ले लीजिए जिसमें अमित शाह को जो है डिस्चार्ज किया गया था, उसके पैरेलल कई सारे और भी केसेस चले थे जो कोर्ट में आर्गुमेंट होते हैं। तो अगर आप दलील देखेंगे तो आपको क्लियर कट ऐसा लगेगा कि जो प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसमें आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जो है उसमें दम नहीं है, या तो उसमें एविडेंसेस नहीं है, या तो जो विटनेस हैं वो जो है वो हॉस्टाइल हो जा रहे हैं, क्योंकि शुरू में विटनेस ठीक है, बाद में हॉस्टाइल हो रहे हैं और उनका प्रॉपर उनके पास ग्राउंड है। कई सारे विटनेस इस बात को आपको ऑफ द रिकॉर्ड कहेंगे कि उनसे ऐसा कहने के लिए कहा गया था या उनको ये किया गया था। तो ये चीजें अगर आप इसमें देखते हैं, सरकारी वकील ने 323 यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, बेसिकली जो अभियोजन पक्ष होता है, 323 विटनेस को इसमें प्रोड्यूस किया था, जिसमें कि कई सारे विटनेस जो है वो बाद में मुकर गए। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, एक तो जो कोर्ट में जो है, कोर्ट में आपको साक्ष्य और काफी रेफरेंस, काफी जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाके आप कटघरे में बोल सकते हैं कि हाँ उसने ये ऐसा किया है, क्योंकि आपका फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए आपको तैयार तभी आप रह सकते हैं जब आपके बात में दम हो या आपका उसका कोई आधार हो। तो ये सब चीजें जो है, ये सब अगर पॉलिटिकल चीजों की बात कर ले, जैसे कि लोकसभा चुनाव के, देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान ये हुआ, हमने देखा है अभी जैसे अगर वक्त बिल अगर आप देखें तो बिल में भी क्या हुआ, जो भी आर्गुमेंट हुआ उससे पहले यही कहा गया कि 2014 का चुनाव था, से पहले संशोधन इस तरीके से किए गए थे ताकि अपीजमेंट किया जा सके। ये खुद जगदम्बिका पाल या जो भी वरिष्ठ नेता इन्होंने कहा है और ये पार्लियामेंट में कही गई बात है। ये ऐसा नहीं है कि किसी बाहर में किसी मीडिया को उन्होंने बाइट दे दिया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इस मामले में भी बेसिकली पूरा का पूरा जो कॉन्स्पिरेसी था वो है किया गया था और कहीं ना कहीं जो है इस पार्टी विशेष को इसका लाभ भी मिला। लेकिन अब जब इस मामले का जजमेंट आ गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो 26/11 का ही आप एक ट्रायल देख लें, मैं आपको कई सारे ट्रायल गिना सकता हूं, जिसमें जब डेविड हेडली जब कोर्ट में डिपोज हुआ था, जब डेविड हेडली को अप्रूवर बनाया गया था, सरकारी गवाह बना था, अमेरिका से वो इंडियन कोर्ट में डिपोज हो रहा था, तब इशरत जहां का नाम आया और तब इशरत जहां से पूरी की पूरी इशरत जहां की कहानी खुली, जब उसने माना कि हाँ इशरत जहां जो है वो एलईटी से जुड़ी हुई थी, एलईटी की थी, और ये पूरा कपड़ा डेविड हेडली ने कोर्ट में कहा। तो पहले उससे पहले जो है चीजें इशरत जहां को लेकर बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन बाद में जब कोर्ट में आया तो चीजें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। प्रज्ञा ठाकुर की बाइक जो है उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। प्रज्ञा ठाकुर का बाइक जो नंबर है, जो सीट नंबर है वो मैच नहीं हुआ। इसके साथ जो एनआईए जिस तरीके से जांच कर रही है उसको लेकर भी विशेष टिप्पणी की गई। आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लोगों को जो है इसमें अटकाने के लिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र किया गया और बाद में जो लोग हैं उनको अटकाया गया, जो 7 लोगों को अटकाया गया? नहीं, ऐसा है कि तो हमारे सहयोगी संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, हम बात कर रहे थे कि आखिर फिर वो षड्यंत्र की वजह कौन है, वो कौन लोग हैं, और क्योंकि जो 7 लोगों को बरी किया गया है इस मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में, तो जाहिर तौर पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था, और साथ ही साथ वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सुनियोजित साजिश, जैसे षड्यंत्र कह सकते हैं, उसे रचा था। देखिए भावना, पहले जो थ्योरी आई थी, सबसे पहले जब ये थ्योरी जो अभिनव भारत की थ्योरी जब नहीं एटीएस की तरफ से शुरू की थी, उससे पहले जो थ्योरी था उसमें सिमी का नाम आ रहा था। हालांकि ये चीजों को बाद में पलट दिया गया, ये बातें एक तरीके से दब गई। अब ये डिपेंड करता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में अभी लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब एविडेंसेस भी बहुत सारे ऐसे में मिक्सअप होते हैं। सिमी की बात हुई थी तब ये खबर उड़ी थी कि वहां से जो है कोई सिमी के लोग थे जो कि बम लेके वहां से या कुछ इस तरीके के पदार्थ एक्सप्लोसिव लेके जा रहे थे और बीच में ब्लास्ट हुआ। लेकिन ये बातें कभी लीगल फ्रंट पे नहीं आ पाई, कभी भी लीगल फ्रंट पे बेसिकली नहीं आ पाई, क्योंकि ये खबरें वहां से जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे, जो
के हवाले से आई थी, लेकिन ये चीजें फाइलों में दर्ज नहीं हो पाई। उसके बाद जो ये मामला उठा, ये हुआ कि जो एलिमेंट फ्रीडम वहां से मिला उसको एक मेन एविडेंस माना गया और उसके आधार पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी हुई। कई सारी एक्चुअली आरोपियों की तब उस वक्त गिरफ्तारी हुई थी संदिग्ध के तौर पर। अब देखिए, अब जब कोर्ट का पूरा जजमेंट, जब रिटेन जजमेंट जो है वो बाहर आता है, तो मुझे लगता है उसमें कोर्ट ने काफी सारे जो पॉइंट्स हैं उसको कोर्ट काफी डिस्क्रिप्टिव। आज कोर्ट ने फैसला सुना है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीजें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। प्रज्ञा ठाकुर की बाइक जो है उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। प्रज्ञा ठाकुर का बाइक का जो नंबर है, जो सीज नंबर है, वो मैच नहीं हुआ। इसके साथ जो एनआईए जिस तरीके से जांच कर रही है उसको लेकर भी विशेष टिप्पणी की गई। आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लोगों को जो है इसमें अटकाने के लिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र किया गया और बाद में जो लोग हैं उनको अटकाया गया, जो 7 लोग हैं उनको अटकाया गया? नहीं, ऐसा है कि जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, अगर उसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं या प्रेशर आता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर, तो ऐसी गलतियां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तरफ से होती है। तो वो अलग कुछ था, किसी को हटाना या डालना, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो एविडेंस कोर्ट के सामने वो देखा जाए तो ये एक्यूज सब जो है ये एक्विट हुआ है। एक्यूज जो है एक्विट हो गए हैं, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। कब तक वो बाहर आने के चांसेस है, फॉर्मेलिटी कब तक पूरी हो जाएगी? सारे एक्यूज बेल पे है, सारे एक्यूज बेल पे है और अभी तो केस खत्म हो गया है। थँक्यू सो मच। थँक्यू। मध्ये निकाल घोषित केला ओपन कोर्टामध्ये, ज्यात सर्वच्या सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केलेलं आहे। कोर्टाने हे सांगितलं। तो सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं और अभी आपको बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरी आरडीएक्स का खास तौर पर यहाँ पर जिक्र हुआ, जिसमें कहा गया कि आरडीएक्स कहाँ से आया इसे प्रूव नहीं किया गया। साथ ही साथ और भी कई सारे ऐसे ग्राउंड थे जिसके आधार पर जिन्हें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, वो आज सभी बरी कर दिए गए हैं। लगभग 17 साल की ये लंबी लड़ाई थी, जिसके बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आज 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। मुंबई से हमारे सहयोगी संवाददाता योगेश शीतल लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, आप बता रहे थे कि अब लगातार जिस तरह से डिसीजन जो है वो सामने आएगा तो उसमें देखा जाएगा कि किस तरह से अब और कौन कौन सी दलीलें, कौन कौन सा षड्यंत्र, क्या वापस अब 17 साल के बाद जो आरोपी तो बरी हो गए हैं, लेकिन क्या फिर से ये फाइल खुलती हुई नजर आएगी कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस मालेगांव ब्लास्ट को अंजाम दिया था? देखिए, जब 2011 में जब एनआईए जांच में आई, जब एनआईए ने पूरा का पूरा जांच जो है जब एनआईए ने शुरू किया था, उससे पहले एटीआई जांच कर रही थी, तब जो है एनआईए ने जब फिर से किया था और जो आरोप आपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो जब की थी, तब 7 जिन अभियुक्तों को उन्होंने बेसिकली जिनके खिलाफ आरोप तय करने का मुकदमा 2018 में शुरू हुआ था, वो चीजें यहाँ पे हुई थी। अगर आप पृष्ठभूमि की अगर आप बात करें तो देखिए पूरा मामला जब से अक्टूबर मामले की जांच हुई, पहले कई इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कोर्ट की बात रिपोर्ट की बात कर, जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि कई मुस्लिम संगठन है जिनका इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन ये मामला जो है ये मामला कोर्ट में नहीं आया, ये मामला कोर्ट से बाहर था। जब एटीएस ने मामले को लिया तो इस तरीके से जो है अभिनव भारत की तरफ जो है जांच शुरू की गई और बाद में एटीएस की जांच पे कई तरीके के सवाल जो हैं वो भी जो है वो उठने शुरू हुए थे। हेमंत करकरे ने इस मामले की जांच की थी, प्रारंभिक जांच जो है हेमंत करकरे नहीं की थी, जिनकी हम जानते हैं 26/11 में अनफॉर्चुनेट उनका जी इसने ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग क्या आगे की रणनीति? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7/11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया,
उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। तपास यंत्रणेचं हे फेल्युअर नाही आहे का आणि काय सांगाल काय नेमकं जखमी आणि मृताला देण्याच्या संदर्भात सरकारने केलं आहे? मराठीत सांगा आता. असं आहे की या केसमध्ये मराठी सांगतो, या केसमध्ये सुरुवातीपासूनच तो आपको बताएं कि मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट की तरफ से 7 आरोपियों को बरी किया गया है, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी शामिल था। उनके साथ 7 आरोपियों को बरी किया गया है और इस वक्त अभी हम आपको सुना रहे थे। हालांकि डिटेल जजमेंट का सभी को इंतजार है। जब डिटेल जजमेंट आएगा तो पता चलेगा कि क्या क्या बातें साफ तौर पर एनआईए की स्पेशल कोर्ट की तरफ से जो आज फैसला आया है उसमें बताई गई है। हालांकि अभी हम जो सुन रहे थे उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 2 लाख रुपए आरोपियों के परिजनों को देने की बात भी इस जजमेंट में शामिल है। मुंबई से हमारे सहयोगी संवाददाता योगेश शीतल लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, अभी हम सुन रहे थे कि किस तरह से, हालांकि सभी को डिटेल जजमेंट आने का इंतजार है, उसमें पता चलेगा कि क्या क्या वो कौन सी प्रमुख बातें हैं जिसको पॉइंट आउट खास तौर पर किया गया है। लेकिन प्राथमिक तौर पर जिस तरह से ये सारा कुछ फैसला सामने आया है उसमें हम देख रहे हैं कि 2 लाख रुपए आरोपियों के परिजनों को देने की बात भी कही गई है, क्योंकि साफ तौर पर जिन्हें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था तो उनकी यातना कम नहीं थी इस पूरे 17 साल के केस के दौरान। देखिए, ये सिर्फ यातना, शारीरिक यातना नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखें, आप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के स्टेटमेंट को देखें जो कई बार उन्होंने दिया भी है, कोर्ट के बाहर भी उन्होंने दिया है, ये सिर्फ शारीरिक यातना नहीं है बल्कि मानसिक प्रताड़ना जिस तरीके से की गई, क्योंकि जब इस तरीके के आरोप लगते हैं खास करके आतंकवादी हमले में, और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल एलिगेशन नहीं था जो कि सिर्फ उनको इम्पैक्ट कर रहा था, पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो इस आरोप के चपेट में थी। अगर हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद का अगर जिस तरीके से थ्योरी गढ़ी गई थी, अगर आप देखें तो पूरी की पूरी कम्युनिटी, और आरोप उन पे लगा था कि उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी जो है वो मलाइन हो रही है। तो ये चीज अगर आप देखें तो बहुत बड़ा अपराध बोध होता है। अगर किसी जो इनोसेंट है, अगर उसके ऊपर जो एक सादा जीवन जो है वो जी रहा है, और उसके ऊपर अगर इतना संगीन आरोप लगे, वो भी आतंकवादी हमले का जिसमें कि जानें गई हुई हो, तो वो बहुत मुश्किल होता है। सामाजिक जो प्रताड़ना होती है वो एक अलग स्तर से आदमी को अंदर से तोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं उसका असर है, उसको कोर्ट ने किया है, और जो मुआवजा जो है उसकी बात कही गई है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा, जैसा आपने भी कहा कि क्या भी डिटेल जजमेंट है उसका फिलहाल जो है इंतजार हो रहा है कि किन किन चीजों को जो है वो रखा गया। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो जजमेंट है, ये देखिए, क्योंकि अगर आप दलील देखें तो रिटेन सबमिशन जो है वो भी अप्रैल में किया गया था। करीब 1300 पेज का रिटेन सबमिशन, जो लिखित सबमिशन होता है आर्गुमेंट, वर्बल आर्गुमेंट के बाद जो 1300 ये भी किया गया था, और उसके बाद जो है दोनों पक्षों की सुनने के बाद जो है वो फैसला कोर्ट ने रखा था आज के दिन के लिए। तो मुझे अब लगता है कि जब जजमेंट आएगा तो जजमेंट भी उसी अनुपात में काफी डिस्क्रिप्टिव, काफी लीगल रीजनिंग से पूरा भरा हुआ जजमेंट होगा, और वो मुझे लगता है क्या दोपहर तक वो जब आउट होगा तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। जी योगेश, क्या इस जजमेंट के साथ में कोई खास बातें बाहर निकल करके आई हैं जैसे पॉइंट आउट किया गया हो खास तौर पर? देखिए, ये जो है संध्या, ये सिर्फ जजमेंट का दिन आज रखा गया था, क्योंकि आर्गुमेंट जो है वो ऑलरेडी अप्रैल 2015 में आर्गुमेंट ऑलरेडी जो है 2025 अप्रैल में ऑलरेडी जो है वो खत्म हो गई थी। तो आर्गुमेंट जब खत्म हो जाती है तो कोर्ट बेसिकली जो जजमेंट है उसके डिक्टेशन के लिए समय रखता है, और उसके हिसाब से की गई। अगर कुछ ज्यादा कमेंट्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, वो ड्यूरिंग ट्रायल ही होते हैं। ड्यूरिंग ट्रायल इस तरीके के जो आतंकवादी जो घटनाएं होती है ऐसे ट्रायल में, फिलहाल इस मामले में वैसा कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो नहीं रहा। हाँ, जो कंट्राडिक्शन था एनआईए और एटीएस में, वो तो चूंकि एजेंसी ही बदल गई तो फिर वो मामला वहीं पे खत्म हो गया। जी, तो आज एक 17 साल तक जो लंबी लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद जो जजमेंट आया है मालेगांव ब्लास्ट मामले से जुड़ा हुआ, और इसके सभी 7 आरोपियों को एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। और लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता योगेश शीतल मुंबई से हमारे साथ बने हुए थे, पल पल की अपडेट हमसे साझा कर रहे थे। और इसके साथ ही फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।